साथियों, मैं ब्रजेश कुमार बायोलॉजी फैकल्टी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंटिन्यू था, उसी का लास्ट पार्ट आज अपन लेते हैं, जिसको ब्रेस्ट या स्तन या छाती कहा जाता है। ठीक है, कौन सा पार्ट है ये? लास्ट, जो सहायक अंग के रूप में काम कर रहा होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रेस्ट होते हैं उनको या तो स्तन बोला जा सकता है या उन्हें छाती कहा जा सकता है। अब देखिए, जो फीमेल होते हैं उनमें स्तन या जो छाती हैं ये कितनी होती हैं संख्या में? 1 पेयर होती हैं। 1 पेयर का मतलब होता है एक जोड़ी होती है। ठीक है, कितनी होती हैं? एक जोड़ी होती है। अतः सबसे पहले हम ये कह रहे होते हैं कि ब्रेस्ट फीमेल में जो जनन तंत्र होता है उस जनन तंत्र के सहायक अंग के रूप में कार्य करते हैं। अर्थात ब्रेस्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सहायक अंग के रूप में कार्य करते हैं और ये वक्ष के सामने अंशीय पेशियों पर स्थित होते हैं, जिनकी संख्या 1 पेयर होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये जो ब्रेस्ट होते हैं, ये ब्रेस्ट वक्ष के सामने की ओर अंशीय पेशियों पर स्थित होते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 1 पेयर या एक जोड़ी होती है। ठीक है, अब देखिए, इसी को और आगे कंटिन्यू करते हुए हम बता रहे होते हैं कि प्रत्येक जो स्तन ग्रंथि होती है इसके भीतर का संयोजी ऊतक वाला भाग 15 से 20 नलिकाकार कोष्ठीय पालियों में बटा होता है या पालियों से बना होता है और इन पालियों के बीच बीच में बसीय ऊतक भरा होता है। प्रत्येक पालियों में अंगूर के गुच्छे की समान दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं या मिल्क ग्लैंड पाई जाती हैं या लैक्टियल ग्लैंड पाई जाती हैं, जो लैक्टेशन करती हैं या दुग्ध का स्राव करती हैं और यह स्रावित दुग्ध नवजात शिशु के लिए पोषण का कार्य करता है। अर्थात जो सीक्रेशन होता है लैक्टेशन का, ये लैक्टेशन जो नवजात शिशु होते हैं या यंग वंश होते हैं उनके लिए पोषण प्रोवाइड करता है, अर्थात न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट में हेल्प करता है। साथ ही हम ये कह रहे होते हैं कि जो पाली होती है या लोब होता है, प्रत्येक पालिका से निकलकर छोटी छोटी वाहिनियां एक दुग्ध नलिका या लैक्टिफेरस डक्ट बना लेती हैं और ये जो लैक्टिफेरस डक्ट या दुग्ध नलिकाएं होती हैं ये कई या अनेकों की संख्या में स्वतंत्र रूप से आकर टीट्स या निपिल्स पर खुल जाती हैं। कहाँ पर खुल जाती हैं? टीट्स या निपिल्स पर खुल जाती हैं। जैसे हम यंग वंश जो बच्चे होते हैं ना, जो उनका मिल्क बॉटल से उनको दूध दे रहे होते हैं, तो उसमें निपिली तो लगी होती है, इसलिए कहाँ पर आगे खुलती हैं? निपिल्स या टीट्स। ठीक है, आगे हम ये कह रहे होते हैं कि जो स्तन ग्रंथियां होती हैं इनके शीर्ष वाले भाग पर एक वर्णकित रचना होती है, पिगमेंटेड रचना होती है। उसी रचना को हम क्या कह रहे होते हैं? निपिल्स या टीट्स कह देते हैं। और जो निपिल्स या टीट्स होते हैं इनके आसपास भी एक गहरे रंग का वर्णकित क्षेत्र होता है, जिसे एरियोला मेमी
या स्तन परिवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरियोला मेमी या स्तन परिवेश कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए ये कहा जाता है कि जो निपिल्स होते हैं, निपिल्स के चारों तरफ वसा के जमाव एवं पेशियों के कारण एक अत्यधिक उभरा हुआ भाग पाया जाता है और वही भाग क्या कहला रहा होता है? स्तन कहलाता है, या उसी भाग को हम क्या कह रहे होते हैं? ब्रेस्ट कह रहे होते हैं। ठीक है, आगे देखिए ये बोला जाता है कि जो ब्रेस्ट होते हैं इन पर 0.5 mm के लगभग 15 से 25 छिद्र पाए जाते हैं, जिनके द्वारा लैक्टेशन होता है या जिनके द्वारा बच्चा मिल्क को सक करता है या मिल्क को चूसता है। ठीक है ना, मिल्क कहाँ से लेता है? वो टीट्स या निपिल से ही तो ले रहा होता है, और निपिल्स या टीट्स पर क्या होते हैं? 15 से लगभग 25 छिद्र पाए जाते हैं, और वो जो छिद्र होते हैं उनका व्यास या डायमीटर 0.5 mm होता है या 0.5 मिलीमीटर होता है। ठीक है, इसके पश्चात इसी को और एलोबरेट करते हुए हम बता रहे होते हैं कि जो फीमेल में पाई जाने वाली स्तन ग्रंथियां होती हैं, इन स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और इनके कार्य का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हार्मोन्स के द्वारा होता है, जिनमें मुख्य रूप से सोमैटोट्रोपिन हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। अर्थात ये सारे हार्मोन फीमेल में स्तन ग्रंथियों की वृद्धि एवं उनके कार्यों का नियंत्रण करते हैं। ठीक है, साथ ही हम ये बता रहे होते हैं कि स्तन ग्रंथियों के द्वारा शिशु जन्म के समय जो लैक्टेशन होता है, उस लैक्टेशन या दूध में वसा की पर्याप्त मात्रा होती है, उसके अंदर लैक्टोज शुगर होता है, उसके अंदर केजिन प्रोटीन होती है, उसके अंदर लाइसोजाइम होता है, उसके अंदर कैल्शियम की अत्यधिक मात्रा होती है, और उसमें विटामिन्स भी होते हैं, तथा कई प्रकार के उसमें क्या पाए जा रहे होते हैं? प्रतिरक्षी पदार्थ भी पाए जा रहे होते हैं, जो बच्चे के जन्म के पश्चात कुछ महीनों तक उस बच्चे को विभिन्न प्रकार के संक्रमण या इन्फेक्शन से बचाते हैं। साथ ही हम ये कह रहे होते हैं कि स्तन ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होने वाला जो लैक्टेशन या जो दुग्ध का उत्पादन होता है या दुग्ध स्रावित होता है, ये नवजात शिशु के लिए या यंग वंश के लिए पूर्ण आहार के रूप में कार्य करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो लैक्टेशन है ये यंग वंश या नवजात शिशुओं के लिए न्यूट्रिशन के रूप में पूर्ण आहार का कार्य करता है। अर्थात पूर्ण आहार के रूप में ये पोषण के काम में आ रहा होता है। ठीक है, इसके पश्चात आता है, इसी को और एलोबरेट करते हुए बता रहे होते हम कि जो प्रजनन क्रियाएं होती हैं, इनमें स्त्रियों की, फीमेल की मेल के कंपैरिजन में रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। मेल की तुलना में जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, क्योंकि फीमेल में जो जनन तंत्र होता है ये जनन से संबंधित जनन क्रियाओं का संपादन करता है, जैसे अंडाणुओं का उत्पादन, कॉपुलेशन के दौरान शुक्राणुओं को ग्रहण करना, अर्थात मैथुन क्रिया के दौरान शुक्राणुओं को ग्रहण करना। इसके साथ साथ गर्भाधान के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, और साथ ही जो नवजात शिशु होता है उसे भ्रूण अवस्था से पहले और प्रसव के बाद, जब वो भ्रूण अवस्था में है और जब वो प्रसव के बाद बाहर आ जाता है, दोनों ही अवस्थाओं में
उसके लिए क्या प्रदान करती है मादा? पोषण प्रदान कर रही होती है। साथ ही जो स्तन ग्रंथियां होती हैं उनसे लैक्टेशन और लैक्टेशन के साथ साथ मिल्क का सिंथेसिस भी होता है, अर्थात स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का संश्लेषण और दुग्ध का स्रावण, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं जनन क्रिया से संबंधित होते हैं और सबके लिए जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेल के कंपैरिजन में फीमेल की अधिक होती है। ठीक है, अब देखिए इसके पश्चात आता है मानव में यौवना आरंभ के लक्षण। इसको हम कह रहे होते हैं ऑनसेट ऑफ पवर्टी इन ह्यूमन, अर्थात मानव में यौवना आरंभ के लक्षण। इसका मतलब ये होता है कि जो मानव नर और मादा होते हैं उनमें पाए जाने वाले इमेच्योर ऑर्गन्स को मेच्योर ऑर्गन्स में परिवर्तित कर जब जनन क्षमता का विकास कर लिया जाता है, जब उनमें रिप्रोडक्टिव पावर डेवलप हो जाती है, तब हम इसको यौवना आरंभ या ऑनसेट ऑफ पवर्टी कह देते हैं। अर्थात मानव नर एवं मादा अपरिपक्व जनन अंगों का परिपक्व होकर जनन क्षमता का विकास करना यौवना आरंभ कहलाता है। ये जो ऑनसेट ऑफ पवर्टी होता है ये मेल से पहले फीमेल में विकसित होता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि नर की अपेक्षा मादाओं में यौवना आरंभ के लक्षण पहले विकसित हो जाते हैं। अब देखिए मादा में जो यौवना आरंभ प्रारंभ होता है ये लगभग 12 से 14 वर्ष की आयु में स्तनों की वृद्धि एवं रजो दर्शन से शुरू होता है। रजो दर्शन को कह रहे होते हैं मीनार्ज, अर्थात मैचुरेशन के बाद पहली बार जो मासिक स्राव आता है वही क्या कहला रहा होता है? रजो दर्शन, जो फीमेल में 12 से लेकर के 14 वर्ष की आयु में आरंभ होता है। मेल में जो यौवना आरंभ के लक्षण होते हैं उनका आरंभ या शुरुआत या प्रारंभ लगभग 14 से 16 वर्ष की आयु में होता है, जिसमें वृषणों के सक्रियता, आकार में वृद्धि तथा शुक्राणु का उत्पादन प्रारंभ हो जाता है, जिसे हम क्या कह रहे होते हैं? नर में यौवना आरंभ के लक्षण और मादा के अंदर जो मैंने बताया था वो मादा के अंदर यौवना आरंभ के लक्षण, अर्थात मादा में यौवना आरंभ के लक्षण 12 से 14 वर्ष की आयु में शुरू होते हैं, जो स्तनों की वृद्धि एवं रजो दर्शन से प्रारंभ होते हैं, और नर में 14 से 16 वर्ष की आयु के दौरान ही जो वृषण हैं उनकी सक्रियता के साथ साथ शुक्राणुओं का उत्पादन या निर्माण प्रारंभ हो जाता है। इन्हीं को हम यौवना आरंभ के लक्षण कह सकते हैं। चाहो तो आगे इन्हें हम द्वितीयक लैंगिक लक्षण भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब ये सिम्टम या लक्षण क्रिएट होते हैं तो उस समय मेल में क्या होता है? चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का आना प्रारंभ हो जाता है, उनमें शरीर के ऊपर जो वक्ष स्थल होता है, अंशीय भाग होते हैं, उनमें तीव्रता के साथ वृद्धि होते हुए बाल भी ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, आवाज़ भारी हो जाती है। ठीक है, वृषण कोश का आकार बढ़ जाता है, शिशन का आकार बढ़ने लगता है, जबकि फीमेल में जो अंडवाहिनी होती हैं वो विकसित होने लगती हैं, स्तन ग्रंथियां, स्तन विकसित होने लगते हैं, उनका आकार बढ़ने लगता है, आवाज़ बहुत ही बारीक, मधुर और तीव्र हो जाती है तथा फैट का डिपोजिशन ज़्यादा होने लगता है, जिससे श्रोणी वाले भाग में नितंब चौड़े हो जाते हैं। यही कारण होता है कि फीमेल में जो पैल्विक रीजन होता है या श्रोणी क्षेत्र होता है, कंपैरिजन मेल कैसा होता है? चौड़ा होता है। ठीक है,
तो ये सारे जो सिम्टम हैं या लक्षण हैं या कैरेक्टर्स हैं वो क्या कहला रहे होते हैं, यौवना आरंभ के लक्षण कहला रहे होते हैं। क्या कहला रहे होते हैं, यौवना आरंभ के लक्षण कहला रहे होते हैं। उन्हीं को मैंने अभी अभी क्या बताया कि हम चाहे तो उन्हें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कह सकते हैं। और जब ये यौवना आरंभ के लक्षण क्रिएट हो जाते हैं मेल और फीमेल में, मेल में मैंने बताया था 14 से 16 वर्ष की आयु के दौरान, फीमेल में 12 से 14 वर्ष की आयु के दौरान। इसके पश्चात मनोवैज्ञानिक रूप से मेल फीमेल की तरफ तथा फीमेल मेल की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं या आकर्षण होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हो, मैंने बताया था ब्रेस्ट मादा जनन तंत्र के सहायक अंगों का कार्य करती हैं। यही अभी मैं बोल रहा था आपको। साथ में मैंने कहा था कि मादा में स्तन ग्रंथियों युक्त एक जोड़ी स्तन उपस्थित होते हैं। ठीक है, एक जोड़ी यहाँ पर स्तन या ब्रेस्ट उपस्थित होते हैं। ये वक्ष के सामने की ओर अंशीय पेशियों पर स्थित होते हैं। ठीक है ना, कहाँ पर, वक्ष के सामने की ओर अंशीय पेशियों पर स्थित होते हैं। प्रत्येक स्तन ग्रंथि के भीतर का संयोजी ऊतक 15 से 20 नलिकाकार कोष्ठीय पालियों का बना होता है। ठीक है ना, 15 से 20 नलिकाकार कोष्ठीय पालियों का बना होता है। इनके बीच बीच में बसीय ऊतक भरा होता है। प्रत्येक पालियों में अंगूर के गुच्छे के समान दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनसे दुग्ध का स्राव होता है जो नवजात शिशु के लिए पोषण प्रदान करता है या न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, इसके बाद प्रत्येक पालिका से निकलकर छोटी छोटी वाहिनियां या नलिकाएं मिलकर के एक दुग्ध नलिका या लैक्टिफेरस डक्ट बनाती हैं। इस प्रकार अनेकों लैक्टिफेरस डक्ट स्वतंत्र रूप से आकर निपिल्स में खुल जाती हैं। कहाँ पर खुल जाते हैं ये, निपिल्स में। ठीक है, इसके बाद स्तन ग्रंथियों के शीर्ष भाग पर निपिल्स एक वाणिकित रचना होती है, पिगमेंटेड रचना होती है, कालाड रचना होती है, जिसे हम टीट्स भी कह सकते हैं। निपिल्स के आसपास का जो क्षेत्र होता है ये डार्क पिगमेंटेड होता है, गहरा वाणिकित होता है, जिसे स्तन परिवेश या एरियोला मैमी कहा जाता है। निपिल्स के चारों तरफ के क्षेत्र में वसा का जमाव एवं पेशियों के कारण उभरा हुआ भाग होता है। आगे हम कह रहे होते हैं निपिल्स या टीट्स पर 0.5 mm के 15 से 25 छिद्र होते हैं, जहां से लैक्टेशन होता है एवं क्या नाम है, जो बच्चा है वो वहीं से उसको क्या करता है, सकिंग करता है टीट से या निपिल से। ठीक है, इसके पश्चात स्तन ग्रंथियों की वृद्धि एवं कार्य का जो नियंत्रण है ये मैंने बताया था हार्मोन्स के द्वारा, सोमेटोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन इत्यादि हार्मोन्स द्वारा होता है। ठीक है, इसके साथ साथ दुग्ध में वसा, लैक्टोस, केजिन प्रोटीन, लाइसोजाइम, कैल्शियम एवं विटामिन तथा कुछ अन्य प्रतिरक्षी पदार्थ होते हैं। दुग्ध नवजात शिशु का पूर्ण आहार के रूप में पोषण होता है। जन्म के पश्चात प्रतिरक्षी शिशु को विभिन्न प्रकार के संक्रमण से बचाते हैं। प्रतिरक्षी क्या करते हैं, शिशु को विभिन्न प्रकार के संक्रमण या इन्फेक्शन से उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद में प्रजनन क्रिया में स्त्रियों की पुरुषों की तुलना में अधिक जिम्मेदारी होती है। बताया था मैंने, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, फीमेल की कंपैरिजन मेल। और जनन तंत्र से संबंधित
जो जनन क्रियाएं हैं ये मादा के द्वारा ही संपादित होती हैं, जैसे मैथुन के समय शुक्राणुओं को ग्रहण करना, अंडाणुओं का उत्पादन, गर्भाधान के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, नवजात शिशु को भ्रूणावस्था एवं प्रसव के बाद पोषण प्रदान करना, अर्थात भ्रूणी अवस्था में भी पोषण और प्रसव के बाद भी पोषण कौन दे रहा होता है? फीमेल दे रही होती है, ठीक है ना। आगे देखिए कहा जाता है कि जो स्तन ग्रंथियों द्वारा दुग्ध का संश्लेषण भी होता है, सिंथेसिस, और उसका श्रावण भी होता है। ये सारी की सारी जनन से संबंधित क्रियाएं फीमेल के द्वारा ही संपादित होती हैं। इसलिए हम कह रहे होते हैं कि प्रजनन क्रिया में मेल के कंपैरिजन में फीमेल की रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी? फीमेल की। इसके पश्चात आगे देखिए ऑनसेट ऑफ पवर्टी इन ह्यूमन, इसको हम कह रहे होते हैं मानव में यौवना आरंभ के लक्षण। मैंने आपको बताया था मानव नर एवं मादा अपरिपक्व इमेच्योर जननांगों का परिपक्व होकर जनन क्षमता का विकास करना यौवना आरंभ कहलाता है। इसी को ऑनसेट ऑफ पवर्टी कह देते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मेल और फीमेल दोनों में जो इमेच्योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जब वे मेच्योर होकर के जनन क्षमता को धारण कर लेते हैं, जब वे मेच्योर होकर के रिप्रोडक्टिव पावर को क्रिएट करना प्रारंभ कर देते हैं, तब हम उसे यौवना आरंभ या क्या कह रहे होते हैं? ऑनसेट ऑफ पवर्टी कह देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने बताया था कि मादा में यौवना आरंभ के लक्षण नर से पहले विकसित होते हैं, अर्थात फीमेल में मेल से पहले ये यौवना आरंभ के लक्षण आ जाते हैं, या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का विकास हो जाता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कहा गया है कि मानव नर में यौवना आरंभ 14 से 16 वर्ष की आयु में वृषणों में सक्रियता एवं शुक्राणुओं के उत्पादन से शुरू होता है, जबकि मादा में यह 12 से 14 वर्ष की आयु में स्तनों की वृद्धि एवं रजोदर्शन से शुरू होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव में यौवना आरंभ के लक्षण जो पाए जाते हैं वो नर और मादा में दोनों में आपको अलग अलग बताना है, तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में दोनों के अलग अलग कैरेक्टर बता रखे। अगर हमें बात मेल की करनी है तो मेल में सबसे पहले हम यही कह रहे होते हैं कि जब इनमें से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर विकसित होते हैं तो दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाती है, शरीर पर बाल अधिक सघन हो जाते हैं, साथ में अंशीय वाले भाग में तेजी से वृद्धि होती है। साथ ही बता रहे होते हैं कि वृषण कोश, शिशन और प्रोस्टेट ग्लैंड तथा शुक्राशय ग्रंथि के आकार में भी वृद्धि होना शुरू हो जाती है, आवाज़ भारी होना शुरू हो जाती है, और इसके साथ साथ अधिकतर जो हार्मोन्स मेल से स्रावित होते हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन, FSH तथा LH हार्मोन का सीक्रेशन होता है। और साथ ही मैंने आपको बताया था कि जो वृषण हैं उनमें शुक्राणुओं का फॉर्मेशन या उत्पादन भी प्रारंभ हो जाता है। जब यही बात हम किस में करें? फीमेल में, तो फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं उसमें हम सबसे पहले यही कह रहे होते हैं कि इनमें पाए जाने वाली अंडवाहिनी या इसके साथ साथ गर्भाशय, स्तन ग्रंथियाँ, इनमें तेजी से विकास होता है। इसके बाद शरीर पर बालों का अभाव होना प्रारंभ हो जाता है। इसके साथ साथ आवाज़ तीव्र होती है, बारीक होती है और मधुर होती है। इसके साथ मैंने कहा था कि इनमें जो हार्मोन्स बनते हैं उनमें सबसे ज़्यादा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, FSH और LH हार्मोन बनते हैं। और इसके साथ साथ मैंने कहा था कि जो फीमेल होते हैं इनकी श्रोणी वाले भाग में फैट का डिपोजिशन हो जाता है,
अर्थात जो बोटोक्स होते हैं या नितंब होते हैं वो चौड़े हो जाते हैं। इसीलिए फीमेल का जो पैल्विक रीजन होता है वो कैसा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। इसके साथ साथ मैंने कहा था साइकोलॉजिकली मेल और फीमेल एक दूसरे की तरफ अटैक होना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये कई बार पूछा जाता है अलग से, तो अलग से भी आप इनको बता सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसमें ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। कौन सा नाम था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, जिसमें मैंने मुख्य रूप से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया था और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया था। सभी को डिटेल में आपको बताया गया है, डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर के साथ में या इलस्ट्रेशन के साथ में बताया गया है। अब इसमें से देखिए क्वेश्चन जो आते हैं अधिकतर कई बार पूछा जाता है मादा जनन तंत्र का चित्र बनाते हुए या नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, फीमेल का डायग्राम बनाना पड़ेगा और उनमें पाए जाने वाले जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, प्राइमरी और एक्सेसरी, उन सबको हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो 4 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन इसी में अगर मेल से पूछ लिया जाए तो वहाँ भी यही बोला जाएगा नर जनतंत्र का नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। तो वहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, सारे उनके प्राइमरी ऑर्गन्स प्लस एक्सेसरी ऑर्गन्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा और वो भी क्या होगा 4 नंबर का। लेकिन 3 नंबर का क्वेश्चन अगर इसमें से आता है तो आपसे पूछा जाता है कई बार, जैसे वृषण या आधि वृषण की संरचना का नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। तो आप उसमें आदि वृषण को इलस्ट्रेट करते हो, डायग्राम बनाते हो, प्लस उसके सारे पार्ट को एक्सप्लेन करते हो, प्लस आदि वृषण का आप फंक्शन बता रहे होते हो। इसके बाद में छोटे छोटे क्वेश्चन भी इसमें से आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। अब देखिए सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए वृषण की कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई किसे कहा जाता है, तो किसे बताना पड़ेगा, वृषण की कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई किसको कह रहे होते हैं, शुक्र जनन नलिकाओं को कह रहे होते हैं, जिनका नाम होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या नाम होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अगर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए वृषण में शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है, तो हमें बताना पड़ेगा कि वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण शुक्र जनन नलिकाओं में होता है। किस में होता है, शुक्र जनन नलिकाओं में होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए जनन उपकला कहाँ पर होगी, तो यहाँ पर शुक्र जनन नलिका के अंदर, फीमेल है तो किसके अंदर होगी, अंडाशय में। ठीक है, आप देखिए दूसरी चीज यहाँ पर आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए सार्टोली सेंस के क्या कार्य होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो सार्टोली सेंस होती हैं, एक वैज्ञानिक थे एनरिको सार्टोली, उन्होंने इनको आइडेंटिफाई किया, इसलिए उनके नाम से ही इनको क्या कह दिया गया, सार्टोली की कोशिकाएं। सार्टोली की कोशिकाओं को मैंने दूसरा नाम बताया था सपोर्टिंग सेल या नर्सिंग सेल। सपोर्टिंग का मतलब क्या होता है, अवलंबन कोशिकाएं या सहारा देने वाली कोशिकाएं, और दूसरा नर्सिंग का मतलब होता है धात्री, देखभाल करने वाली। तो अगर हम चाहें तो केवल 3 फंक्शन यहाँ पर बता दें, और वो फंक्शन क्या होते हैं कि जो सार्टोली कोशिकाएं होती हैं ये बनने वाली जनन कोशिकाओं के लिए पोषण प्रदान करती हैं, सपोर्ट या सहारा दे रही होती हैं, तथा उन्हें सुरक्षा या प्रोटेक्शन देती हैं। अर्थात नर्समेंट, प्रोटेक्शन और सपोर्ट, ये 3 मेन फंक्शन होते हैं किसके, सार्टोली सेल के। इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि शुक्राणु उत्पादन को प्रेरित करने वाले एफएसएच हार्मोन के नियंत्रण के लिए इनके द्वारा एक हार्मोन जो प्रोटीन हार्मोन होता है, इनहिबिन हार्मोन भी स्रावित किया जाता है। ठीक है ना। और सार्टोली सेल कहाँ पर होती है, जब हम शुक्र जनन नलिका की टीएस काटते हैं तो उस समय इसमें हमें सबसे बाहर एक पतली परत दिखाई देती है जिसका नाम होता है ट्यूनिका प्रोप्रिया, और उसके ठीक नीचे जो लेयर दिखाई देती है उसका नाम होता है जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम को हम जनन उपकला कह रहे होते हैं। जनन उपकला में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक तो स्पर्मेटोगोनेडियन सेल होती हैं जिनमें शुक्र जनन की क्रिया से शुक्राणुओं का निर्माण होता है,
और दूसरी उसमें पिलर या कॉलमनर सेल के रूप में या खंभाकार, स्तंभाकार या पिलर शेप क्या पाई जाती है? सार्टोली सेल। और सार्टोली सेल का मैंने अभी काम बताया था, क्या करती हैं ये? जो विकसित होने वाले शुक्राणु पूर्वी कोशिकाएं होती है उनको पोषण देना, उनको सपोर्ट देना और साथ साथ उनके साथ प्रोटेक्ट करना। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके।